हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले दिनों में या पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का सारांश पढ़े थे। यानी चैप्टर नंबर 1 में था क्या और पढ़ना क्या था। तो आप लोग को करना क्या था कि जितना सब पढ़ाया गया है सभी हेडिंग को लिखिए, अलग से सभी हेडिंग को लिखिए, सबकी परिभाषा को छोटे में लिखिए और केवल सूत्र लिखिए, चित्र बना के उसका केवल सूत्र लिखिए और सूत्र को याद करने की कोशिश कीजिए। जो छोटा छोटा मान है, जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, के क्या होता है, इनकी परिभाषाएं याद करिए, ठीक है। और छोटी छोटी आप हेडिंग बनाइए और उसमें सूत्र लिखिए, चित्र बनाइए और उसको पूरा चैप्टर 1 को कहीं लिख लीजिए अच्छे से और उसको दीवार पे चिपका दीजिए, जहां आप सोते हो या फिर जहां आप पढ़ते हो वहां पे सामने, ताकि चैप्टर नंबर 1 आपके दिमाग में हमेशा सामने आता रहे, दिखता रहे। तो आप डेली बस एक बार देखिएगा, सरसरी निगाह से डेली देखिएगा। एक बार देखेंगे पहले दिन याद हो जाएगा, दूसरे दिन देखेंगे याद हो जाएगा, तीसरे दिन देखेंगे एकदम रट जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि भाई कौन देखेगा, देखने की इच्छा ही नहीं। जब देखेंगे तो सब आपके दिमाग में पहले से चलता रहेगा कि फलाने ऐसे ऐसे कहते हैं, ऐसे परिभाषा होती है। लेकिन इससे भागना नहीं है कि अरे हमको तो याद हो गया। अब क्या करिए ना आप कि जब चैप्टर नंबर 1 उतने दिन में हो गया, 2-3 दिन करेंगे तो एकदम रट जाएगा। तो आप क्या करिए कि 1 हफ्ते का गैप दे दीजिए, 1 हफ्ते बाद फिर उसको रिवाइज करिए। लेकिन रिवाइज हमेशा करते रहिए, इससे ये होगा कि एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा प्रेशर नहीं होगा और आप इस चैप्टर से जितने भी नियम थे या जितने भी सवाल थे वो सब कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी में चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। देखिए, इसमें 2 हेडिंग एक साथ लिखा गया है। वैद्युत फ्लक्स अलग चीज है और गॉस की प्रमेय अलग चीज है, ठीक है। हम लोग को पढ़ना क्या है, वैद्युत फ्लक्स को पढ़ना है कि होता क्या है, और फिर पढ़ेंगे कि गॉस की प्रमेय क्या है और गॉस की प्रमेय पे आधारित कुछ डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। क्योंकि आपको कंडीशन हम बताए थे जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे कि हमको क्या निकालना चाहिए आगे चल के, वैद्युत बल निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हमने वहां बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है हर जगह। तो अभी हम लोग जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें वो एक पॉइंट के लिए निकालें कि ये पॉइंट है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, अक्षीय स्थिति में ये पॉइंट है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, बस इतना ही। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक गोला मिल जाए आपको तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। एक प्लेट मिल जाए उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, एक तार मिल जाए उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, एक सिलेंडर मिल जाए, एक बेलन मिल जाए उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। और ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। गॉस की प्रमेय पर अनुप्रयोग जो है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन है। एक समतल चालक, मतलब एक समतल प्लेट हो जाए उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक धारा रेखीय चालक हो, एक छड़ हो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बेलन हो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक गोला हो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये गोला भी 2 प्रकार के, एक चालक गोला और एक अचालक गोला। अब चालक गोला भी 2 प्रकार का, एक ठोस गोला और एक खोखला गोला। अचालक गोला भी 2 प्रकार का, एक ठोस गोला और एक खोखला गोला। तो इन सभी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इस सब का अध्ययन करेंगे। और इसके लिए आपको पिछले वीडियो में, जब हम लोग पिछला वीडियो पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 3 या 4 में पढ़ाया गया था रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है और क्षेत्रफल और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इसके बारे में बताया गया था। तो वहां से इस चैप्टर में यूज करना है उसको, वहां पे बस केवल बता दिया गया था, यूज यहाँ करना है। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं आज हम लोग। और सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। हम लोग इसी पॉइंट से शुरू करेंगे कि क्या क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। आज इसी को हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। अगर आपसे कोई कहे कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, आप मानोगे? और मानोगे तो प्रूफ, फिजिक्स बिना प्रूफ के नहीं चलता है। प्रूफ चाहिए भैया हमको कि क्षेत्रफल सदिश राशि है। कैसे नहीं है तो कैसे, चलो प्रूफ दिखाते हैं आपको और हम बताते हैं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। तो हमारी जो हेडिंग रहेगी वो हेडिंग को हम लोग क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है ये ना लिख के हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर का है या क्षेत्रफल सदिश का है,
ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश, ये हमारी हेडिंग है। तो चलिए समझते हैं। आप सभी लोगों ने धूप से बचने के लिए या फिर बरसात से बचने के लिए छाता यूज किया होगा, अम्ब्रेला, छाता, जानते हैं ना आप लोग कैसा होता है, कैसा होता है छाता? तो छाता लगभग इस डिजाइन का होता है। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। तो छाता इस डिजाइन का होता है और लगभग यहाँ से ऐसे एक डंडी होती है। चलो थोड़ा इसको चाहो तो ऐसे बढ़ा सकते हो। ऐसे छाता होता है, एक उसकी डंडी होती है और उस पर ऐसे निकला होता है। बहुत प्रकार के छाते होते हैं। छाता का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि हमको किससे बचना है। अरे छाता क्यों लगाते हैं? शौक थोड़ी नहीं है कि हम छाता लेके चलेंगे। हाँ, कुछ लोग को शौक होता है कि वो किसी भी मौसम में किसी भी टाइम में हमेशा छाता लेके चलते हैं, बस जाड़ा को छोड़ के। जाड़ा में कौन छाता लेके चलता है, जहाँ हम सब लोग मुफलर लगा के चलते हैं, ठीक है। छाता क्या करता है? धूप से बचाता है हमको। और किससे बचाता है? बरसात से बचाता है। धूप से बचाता है, वो बरसात से बचाता है। और क्या आंधी से बचाएगा छाता? नहीं, आंधी में परकच्चे उड़ जाएंगे छाता के। अगर आप आंधी में छाता खोलने की हिम्मत किए तो बहुत बुरा हो जाता है, और कस के अगर पकड़ लिए तो आप भी उड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, करता क्या है ये छाता? बारिश बरसात से हमको पानी से बचाता है और धूप से बचाता है। कैसे बचाता है? आंसर है कि सर जी, अगर सूर्य, धूप से देखते हैं, अगर सूर्य एकदम सर के ऊपर है दोपहर में 12-1 बजे करीब, गर्मी खूब तकड़ी पड़ रही है, इस समय पड़ भी रही है, जून के महीनों में गर्मी खूब पड़ती भी है, तो ये छाता करता क्या है? यहाँ से जो आने वाली सूर्य की किरणें हैं उसको रोक देता है। तो क्या कर देता है? रोक देता है। अपारदर्शी होता है। यहाँ से जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं इसको इसने रोक दिया, ऐसे करके इसने क्या कर दिया? रोक दिया। और जब ऐसे करके इसने रोक दिया तो इसके नीचे हम हैं। इसके नीचे कौन है? हम है। तो इतने दूर में जितना इसका एरिया होता है, जितना इसका रेंज होता है, जितना इसका क्षेत्रफल होता है, उतने दूर के एरिया वाले प्रकाश को उसने रोक दिया। और जब रोक दिया तो वो प्रकाश नीचे नहीं आ रहा है, और नीचे हम खड़े हैं तो उसके धूप से क्या हो गए? बच गए, ठीक है, धूप से बच गए। या फिर अगर यही मान लो बादल है, ये मान लो सूर्य नहीं होगी, क्या हो गया? ये बादल है, ये बादल है और बरस रहा है। बादल ऐसे बरसता है तो बादल तिरछा नहीं बरसेगा, बादल सीधा बरसेगा। ऐसे करके मान लो बादल बरस रहा है, ठीक है, ऐसे सीधा। तो जब बादल पानी बरसता है ऐसे, तो हम फिर से छाता खोलते हैं और छाता से क्या करते हैं? ऐसे खोल लेते हैं। और जब खोल लेंगे तो करेगा क्या कि जहां तक बरसात हो रही है, मतलब जितना बरसात तो सभी तरफ हो रही है, जहां तक हम छाता खोलेंगे उतने दूर के पानी को वो रोक देगा, नीचे नहीं आने देगा। जहां से डायरेक्ट नीचे नहीं आने देगा, उतने दूर के पानी को रोक दिया। ऐसे जो उसकी नुकीले तीर जो बना होता है वहां से पानी गिरता है टप 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 करके, लेकिन उसके नीचे अगर हम खड़े हो गए तो हम भीगते नहीं है, क्योंकि पानी की जो धार आ रही है वो हमारे ऊपर से होकर गुजर नहीं रही है, ठीक है। तो हम लोग बरसात में फिर से बच गए। छाता बहुत यूजफुल, बरसात से हमको बचाता है, धूप से हमको बचाता है। लेकिन मान लो कोई होशियार चंद हो, कौन है? होशियार चंद। हुआ क्या कि बरसात जो हो रही है वो तिरछी हो रही है। ऐसा कभी बरसात आप लोग देखे हैं? आंसर है जी, हम लोग बरसात देखे हैं। ऐसी भी बरसात होती है तिरछी वाली, ऐसी होती है बरसात जब खूब हवा चलती है ऐसे करके, ठीक है। तो बरसात हो रही है तिरछी, और होशियार चंद जी छाता को ऐसे ही पकड़े थे, क्योंकि उनको सिखाया गया था कि छाता को हमेशा कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। डंडी खोलो, छाता खोलो, ऐसे लगा लो। अब बारिश इधर से हो रही है, अब बताइए क्या छाता पानी को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। और हम क्या हो जाएंगे? भीग जाएंगे। क्यों भीग जाएंगे? क्योंकि भाई बरसात तिरछी हो रही है ना, तो भीग जाएंगे। तब हम होशियार चंद नहीं है, हम क्या है? मूर्ख चंद है। तो मूर्ख चंद हम आए तो हम क्या करेंगे? हम छाता को ऐसे पकड़ेंगे, जो ऐसे लगाना था उसको ऐसे कर देंगे। जिधर बरसात हो रही है उस दिशा में से लगा देंगे। तो जब उस दिशा में लगाएंगे तो इधर से आने वाले पानी को रोक देगा। जब पानी को रोक देगा तो हम बच जाएंगे बरसात होने से। अगर बारिश ऐसे हो रही है, इधर से तिरछी हो रही है तो हम छाता को ऐसे लगाएंगे, सीधे हो रही तो हम ऐसे लगाएंगे, इधर से हो रही तो ऐसे लगाएंगे, इधर से हो रही ऐसे लगाएंगे। मतलब जिस दिशा से बारिश हो रही है उस दिशा में हम छाता को लगाएंगे और बारिश के पानी से बच जाएंगे। धूप की अगर बात करें तो सुबह के समय धूप ऐसे आती है, तिरछी आती है,
तो अगर हमको सुबह धूप से बचना है तो हम छाता को ऐसे सीधा नहीं लगाएंगे, हम ऐसे तिरछा कर लेते हैं, इधर उधर तिरछा कर लेंगे, इधर उधर तिरछा कर लेंगे और धूप से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। अब इतना सब बताएं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छाता के पास एरिया था कि नहीं। अगर हमने छाता को खोला ऐसे तो छाता एक एरिया बनाया कि नहीं बनाया, एक क्षेत्रफल बनाया कि नहीं बनाया। अब उस क्षेत्रफल में उसके पास टेंडेंसी आ गई, उसके पास ताकत आ गई कि वो रोक सकता है। किसको रोक सकता है? बारिश को रोक सकता है, धूप को रोक सकता है। और आप लोग मिस्टर बॉन्ड अगर फिल्म देखे होंगे तो उसमें तो बंदूक भी उसमें होती है, मिसाइल भी होती है और वो बुलेट प्रूफ भी होता है, बंदूक की गोली को भी रोक लेता है, बहुत सारा होता है उस मिस्टर बॉन्ड वाली मूवी में। तो फिलहाल यहाँ देखिए, ये छाता के पास एरिया है ऐसे, और इस एरिया में इसने क्या किया, धूप को बचाया, बरसात से हमको बचाया। लेकिन ये तभी बचाएगा जब ये सही दिशा में रखा होगा। ये तभी बचाएगा जब ये सही दिशा में रखा होगा। यानी इसके पास दिशा है भैया, इसके पास दिशा है। बरसात इधर से हो रही है और हम ऐसे रख दिए इस दिशा में, तो रोकेगा नहीं? रोकेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, जिधर बरसात हो रही है उस दिशा में इसको लगाना पड़ेगा। जब उस दिशा में लगाएंगे तो इसने रोक दिया। इसके पास ताकत तो है, लेकिन अगर ताकत का सही जगह प्रयोग सही दिशा में न करे तो फिर व्यर्थ हो जाता है। तो इसने क्या किया, हमने क्या किया, इस छाते को सही दिशा में लगा दिया। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दिशा होती है। ठीक है। और दूसरी चीज, ये दिशा कंट्रोल किससे हो रहा है? इस दिशा को हम लोग मोड़ रहे हैं ना, छाता को हम लोग ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे मोड़ते हैं। किससे मोड़ते हैं? डंडी से मोड़ते हैं। किससे मोड़ते हैं? डंडी से मोड़ते हैं। और ये डंडी इस छाता के लंबवत नीचे की तरफ होती है क्या? बोलो, छाता अगर ऐसे लगा है तो डंडी ऐसे नीचे होती है क्या? बोलो, होती है ना। इसका मतलब कि आप कह सकते हो कि क्षेत्रफल वेक्टर यानी क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल के पास, अगर क्षेत्रफल कहे तो क्षेत्रफल के पास मात्रा तो है कि कितने दूर का रोकेगा, लेकिन अगर सही दिशा में न रखा हो तो नहीं रोकेगा, अगर सही दिशा में रखा है तो रोकेगा। यानी क्षेत्रफल के पास मात्रा भी है और क्षेत्रफल के पास दिशा भी है, और वो दिशा को कंट्रोल किससे करते हैं? आंसर है, इस डंडी से कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो आप कह सकते हैं क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल क्या होती है? एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा इस क्षेत्रफल यानी इस तल के लंबवत किधर होती है? बाहर की ओर होती है। जो डंडी की दिशा होगी वही क्षेत्रफल की दिशा होती है। यानी क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे अगर हम एक फिगर यहाँ बना दें, एक फिगर ऐसे बना दें, ये आप कहेंगे ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो मान लो अगर ऐसी कोई प्लेट है तो क्या इसके पास दिशा है? क्या ये सदिश राशि है? अगर मान लो हमने समांतर चतुर्भुज के रूप में कोई प्लेट ले लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे हमने क्या कर लिया, एक प्लेट ले लिया, तो इस प्लेट के पास दिशा है? क्या ये बरसात से हमको नहीं बचा सकता है? बचा सकता है, ये भी बचा सकता है, ये हमको धूप से भी बचा सकता है। देखिए कैसे, इसमें एक डंडी लगाओ, इसमें क्या करो, एक डंडी लगाओ, और जब डंडे लगाएंगे तो ये डंडी इसको कंट्रोल करेगा। मान लो क्षेत्रफल ऐसे बना लिए ऐसे, और उसमें एक डंडी फिक्स कर दिए। अब डंडी फिक्स कर दिए तो ये हमको धूप से बचा सकता है। ठीक, यानी क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा इस प्लेन के, इस तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे अगर हम बात करें कि मेरे पास ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, तो अगर मान लो ये एक प्लेट है तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, क्षेत्रफल है। नीचे हमने एक डंडी लगा दिया, नीचे क्या कर लिया, एक डंडी लगा दिया। अब डंडी से ये कंट्रोल होगा, अगर हम डंडी को इधर मोड़ेंगे तो ये क्षेत्रफल इधर मुड़ेगा, डंडी को इधर मोड़ेंगे तो क्षेत्रफल इधर मुड़ेगा, डंडी को इधर मोड़े क्षेत्रफल इधर, डंडी को उधर मोड़े क्षेत्रफल उधर, है कि नहीं। यानी क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा तल के, ये जो प्लेन इसका जो इसका तल बन रहा है, इस तल के लंबवत किधर है, बाहर की ओर है, और इसी दिशा से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं। समझ में आया? क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसका दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। अच्छा, ये तो हो गया, हम लोगों ने एक्सप्लेन करके बता दिया, एक प्रैक्टिकल करके बता दिया कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन थियोरेटिकल मतलब कोई थियरी तो होगी, थियरी के द्वारा हम कैसे दिखा सकते हैं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, उसको प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करने के लिए देखिए, आप लोगों ने कक्षा 9 में समांतर चतुर्भुज को पढ़ा है, कक्षा 9 में समांतर चतुर्भुज को पढ़ा है। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर व समांतर होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी, समांतर भी होगी, तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है। और अगर समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण समान होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं समांतर चतुर्भुज के। ठीक है। हमको बात करना है यहाँ पे क्षेत्रफल से,
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसको समझने से पहले हम लोग पढ़ते हैं जरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। बताओ भैया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा का स्क्वायर। और वर्ग का फिगर कैसा होता है, अंतर है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो और परस्पर मतलब उनके बीच बनने वाला कोण 90 अंश का हो, तो इसे वर्ग कहते हैं। ठीक है। आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 अंश का हो उसे वर्ग कहते हैं। आयत किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और उनके बीच बनने वाला कोण 90 अंश का हो, तो क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। जैसे ये होता है, ऐसी अगर आकृति बन गई ईंट के आकार की, तो क्या है, आयत है। और आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे, बोलिए भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। अगर ये इसकी भुजा ए है तो चारों भुजाएं ए होंगी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर। ओके। अगर इसकी लंबाई एल है, लंबाई लेंथ एल से दिखाते हैं और चौड़ाई विड्थ डब्ल्यू से दिखा दे इसको हमको, तो इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल गुणे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है। अच्छे, अब जरा बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का। ये भी दोनों सब समांतर चतुर्भुज हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। और समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज बनते हैं और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, क्योंकि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ठीक है। और कितना होता है, तो उसी आधार पर बनने वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं, बोलो भैया, 1/2 आधार गुणे लंब पढ़े हैं ना। तो अब तक हम कह रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब कहो या आधार गुणे शीर्ष लंब कहो। ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। और इसी में आधे कर दें इसको, आधा 2 से भाग दे दें, तो वो हो जाता है उसी आधार पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक है। चलो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे शीर्ष लंब, आधार गुणे शीर्ष लंब। कक्षा 9 में इसको बारीकी से आप लोग को पढ़ाया गया होगा। चलिए देखते हैं आधार गुणे शीर्ष लंब। ये समांतर चतुर्भुज है, मान लो नाम है इसका PQRS। नाम क्या है, PQRS। ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है। इसका क्षेत्रफल नियम लिखा गया है कि आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। शीर्ष से समांतर चतुर्भुज में कितने शीर्ष हैं, आंसर है 4 शीर्ष हैं। कौन कौन से शीर्ष है भाई, 2 भुजाएं किसी कोने में मिल जाए, शीर्ष हो गया। शीर्ष P, शीर्ष Q, शीर्ष R, शीर्ष S। अब इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दो और जिस भुजा पे लंब डाल रहे हो उसका आधार ले लो, बस इतना ही होता है। तो चलो, अगर हम S से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दें तो सामने वाली भुजा कौन है, PQ। सामने वाली भुजा कौन है, PQ। जो शीर्ष है वो 2 भुजाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। और सामने वाली भुजा पे हमने लंब डाल दिया ऐसे, तो जब हम लंब डाल दिए तो मान लो ये हो गया लंब ST। ये लंब कितना हो गया, लंब लग रहा है, थोड़ा सा इधर हो गया, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। ये हो गया ST लंब हो गया। तो ST लंब है, किस पे लंब है, PQ पे लंब है। तो क्षेत्रफल को अगर हम एरिया से दिखाएं, एरिया चतुर्भुज PQRS, एरिया चतुर्भुज PQRS, क्षेत्रफल होता है आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक है। आधार कितना हमने लिखा, तो आधार लिखा PQ और शीर्ष लंब कितना लिखा, ST। शीर्ष लंब कितना लिखा, ST लिखा। अब जरा यही चीजों को, आधार यहाँ भी है और शीर्ष लंब ये भी है, क्या शीर्ष से लंब डाला गया है, कितने अंश को बना है, 90 अंश का। तो क्षेत्रफल कितना होगा, आधार गुणे शीर्ष लंब। आधार कितना है, L, और शीर्ष लंब कितना है, W। तो क्षेत्रफल है क्या, L गुणे W। इसी वर्ग में देखो आधार A है और यहाँ लंब है क्या, 90 अंश का। तो क्षेत्रफल कितना होगा, आधार गुणे शीर्ष लंब। तो आधार है भुजा, शीर्ष लंब भी भुजा, भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो आधार गुणे शीर्ष लंब, तो आधार हो गया PQ और शीर्ष लंब क्या है, ST। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि PQ की लंबाई L है, लेंथ, जैसे यहाँ पे माने लेंथ L और विड्थ को W से,
लंबाई को l से, चौड़ाई को w से, तो उसी से हम मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज की लंबाई l है और चौड़ाई कितनी है, w। लंबाई l है और चौड़ाई w है, तो क्षेत्रफल कितना हुआ, क्या l गुणे w हुआ? आंसर है ना, l गुणे w नहीं हुआ। l ये लंबाई है, हाँ ये लंबाई तो l है कि नहीं? देखो ये लंबाई PQ कितना दिया है, l तो दिया है, लेकिन जो शीर्ष लंबाई वो ST है और हमको तो PS पता है ना, W है, हमको तो PS पता है W है, ST नहीं पता है। ठीक है, हमको PS पता है कि W है। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लंबाई L और चौड़ाई W के बीच अगर थीटा कोण बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, लंबाई L और चौड़ाई W के बीच अगर थीटा कोण बन रहा है तो ST कितना होगा? तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर लंब डाला गया तो 90 अंश, और 90 अंश मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में साइन अगर ले साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा कितना होता है, लंब बटा में कर्ण। तो हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, PST में, त्रिभुज PST में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, ST, लंब है ST और कर्ण क्या है, PS। तो अगर हमको ST निकालना है जो कि यहाँ पे शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब ST बराबर होगा PS साइन थीटा, PS साइन थीटा, और PS कितना, चौड़ाई W और साइन थीटा, चौड़ाई W और साइन थीटा, यानी ये सूत्र निकल के आया LW साइन थीटा। क्षेत्रफल, एरिया चतुर्भुज PQRS, यानी क्षेत्रफल बराबर हो गया LW साइन थीटा। अब यहाँ देखिए, यदि लंबाई और चौड़ाई के बीच बनने वाला कोण 90 अंश हो, लंबाई और चौड़ाई के बीच बनने वाला कोण 90 अंश हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा क्षेत्रफल मिलेगा L गुणे W। बोलो है कि नहीं? अगर लंबाई और चौड़ाई के बीच बनने वाला कोण 90 अंश हो यहाँ पे, और लंबाई और चौड़ाई दोनों भी आपस में बराबर हो, जैसे यहाँ पे है लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर है, साइन 90 अंश का मान 1, L गुणे W यानी A गुणे A। बोलो A स्क्वायर है कि नहीं, है ना? यानी क्षेत्रफल, किसी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो डिपेंड करता है उसकी लंबाई कितनी है, डिपेंड करता है उसकी चौड़ाई कितनी है, और डिपेंड करता है उन दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है। देखो अगर हमने एक आकृति ऐसी बनाई, एक आयत बनाया, तो इसके बीच 90 अंश का कोण बना, लंबाई और चौड़ाई के बीच 90 अंश का कोण बना। अगर हमने इसी में एक वर्ग बना दिया तो फिर से लंबाई और चौड़ाई के बीच कितने अंश का कोण बना, 90 अंश का कोण बना। अगर हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, लंबाई और चौड़ाई, और मान लेते हैं इसके बीच 60 अंश का कोण बना, तो लंबाई पे भी डिपेंड किया, चौड़ाई पे भी डिपेंड किया, और उनके बीच बनने वाले कोण पे भी डिपेंड किया। अब देखो हमने लंबाई लिया L और इसी में चौड़ाई ले लिया W, दोनों के बीच कितने अंश का कोण बना, 0 अंश का कोण बना। कोण ही नहीं बना ना, दोनों एक दूसरे पर अगर हो गए, लंबाई यही है और उसी में चौड़ाई भी कर दी है, तो इसका मतलब कि LW तो है, लेकिन उनके बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, 0 अंश हो गया। और साइन 0 अंश का मान 0, साइन 0 अंश का मान 0 हो गया, और जब साइन 0 अंश का मान 0 हो गया तो क्षेत्रफल बराबर कितना, 0। यानी जब लंबाई के ऊपर ही चौड़ाई हो जाए तो वहां क्षेत्रफल नहीं बनता है, वहां क्षेत्रफल नहीं बनता है। यानी जब कोण 0 अंश हो जाए तो क्षेत्रफल नहीं बनेगा। अगर हम कोण को थोड़ा सा बढ़ा दें ऐसे तो क्षेत्रफल बनेगा, थोड़ा सा और बढ़ा दें क्षेत्रफल और बनेगा। और सबसे मैक्सिमम क्षेत्रफल कब होगा, जब 90 अंश होता है, यानी जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो क्षेत्रफल मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक चीज देखा कि किसी आकृति का, यानी किसी समपटल आकृति का, किसी जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, उस आकृति का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे साइन थीटा। और अगर हम मान लें ये क्षेत्रफल A है, ये क्षेत्रफल कितना है, एरिया A है, तो A बराबर हो गया LW साइन थीटा। बोलो इतना समझ में आया ना? अब जरा इसकी तुलना करो। कक्षा 11 में हम लोग सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति नामक चैप्टर में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि सदिशों का सदिश गुणन और सदिशों का अदिश गुणन। वहां बताया गया था कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर होता है AB, बोलो भैया, साइन थीटा। और इसको कहा गया था कि ये सदिश गुणन है। और फिर दूसरा पढ़ा गया था वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो निकल के आया था AB cos थीटा। और वहां बताया गया था कि ये क्या है, अदिश गुणन है। यानी दो सदिश राशियों का हम दो प्रकार से गुणा करते थे।
सदिश राशियों का अगर हम सदिश गुणन करते हैं तो मिलने वाला जो गुणा करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो भी एक सदिश राशि होती है। और वहां पे जब आप लोग करते थे तो आई कैप, जे कैप, के कैप आता था उसमें, लेकिन जब सदिश राशियों का अदिश गुणन करते थे तो वहां पे आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं आता था, सीधे केवल वैल्यू आती थी 20, 30, 40 ऐसे करके वैल्यू आती थी। तो देखो जब भी सदिश गुणन होगा तो साइन थीटा, अदिश गुणन होगा तो कॉस थीटा। सदिश गुणन में सदिश राशि मिलेगी, अदिश गुणन में अदिश राशि मिलेगी। तो यहाँ बताइए ए बी एक सदिश राशि, बी एक सदिश राशि और साथ में क्या है, साइन थीटा है। यहाँ देखिए तुलना करिए, लंबाई क्या सदिश राशि होती है, आंसर जी होती है। लंबाई एक तरह से विस्थापन ही तो है, विस्थापन सदिश राशि। चौड़ाई एक तरह से विस्थापन, ये भी क्या है, सदिश राशि। और साथ में क्या है, साइन थीटा। और अगर साइन थीटा है तो इसका मतलब कि सदिश राशि है कि नहीं। इसका मतलब कि क्षेत्रफल क्या होती है, सदिश राशि होती है। ये उसका थियोरेटिकल प्रूफ है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। यानी हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर लंबाई जो एक सदिश राशि है, और क्या कर दें, क्रॉस कर दें चौड़ाई जो भी क्या है एक सदिश राशि है। और थीटा क्या है, थीटा है लंबाई और चौड़ाई के बीच बनने वाला कोण। तो हमने एक एक्सप्लेन करके बताया, छाता लेके बताया कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। दूसरा हमने ये चित्र बना के दिखा दिया कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। तो आपको बस इतना ही लिखना है, लिख लीजिए थोड़ा सा, लिखिए क्षेत्रफल वेक्टर हेडिंग डालिए, लिखिए क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। हो गया। अच्छा, आप लिखेंगे ऐसे कि अगर कोई क्षेत्रफल है, देखो भैया ये क्षेत्रफल है सदिश राशि, वेक्टर ए से अगर इसको दिखाएं तो वेक्टर ए कोई भी क्षेत्र सदिश राशि होती है तो दो मानों से मिलकर बनता है, परिमाण और दिशा। तो क्षेत्रफल ए का परिमाण हो जाएगा, आपको सिखाया गया है, मॉड कर लीजिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए। और दिशा निकालना है तो उसके लिए बताया गया है कि टोपी पहना दीजिए, ए कैप लिख दीजिए। तो नीचे लिख लीजिएगा वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद थोड़ा सा फिगर बना लीजिए, उसका फिगर बना लीजिए। फिगर बनाइए, देखिए फिगर ऐसे बनाइएगा, एक क्षेत्रफल ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। और इसकी दिशा को ऐसे ऊपर से दिखा दें, चलो ऊपर दिखा देते, ऐसे दिखा देते हैं। इसकी दिशा ये है, चाहे इसकी दिशा को थोड़ा सा इसको स्टाइल से बना देते हैं ऐसे, और इसकी दिशा को ऐसे दिखा देते हैं। ये हो गया ए कैप, क्या है, ए कैप है जो दिशा को बता रहा है। और ये है वेक्टर ए, और इसका जो एरिया होगा वो होगा मॉड ए। तो इस फिगर को बना लीजिए कि वेक्टर ए एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। हेडिंग डालिए है प्रूफ, हेडिंग डालिए है प्रूफ। और प्रूफ में क्या करेंगे आप लोग, प्रूफ में देखिए क्या करेंगे, ये फिगर बनाएंगे, ये वाला फिगर बना लेंगे और इसको लिख लेंगे सबसे पहले त्रिभुज पी एस टी में साइन थीटा बराबर इतना इतना। तो एस टी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। इतना लिखने के बाद आप इधर आएंगे, इसलिए लिखेंगे एरिया चतुर्भुज पी क्यू आर एस बराबर आधार गुणे शीर्ष लंब, और करके लिखाएंगे एरिया चतुर्भुज पी क्यू आर एस बराबर एल डब्ल्यू साइन थीटा। और फिर यहाँ आएंगे, लिखेंगे ए बराबर एल डब्ल्यू साइन थीटा, और फिर इसकी तुलना कर देंगे तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर डब्ल्यू। और यहाँ सिद्ध होता है कि क्षेत्रफल क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।